हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय सिंचाई जो परियोजना हैं उनके बारे में चर्चा होगी और इसके अलावा विगत जो क्लास थी उसमें अपन ने हरित क्रांति के बारे में चर्चा की थी। हरित क्रांति भारत में कब आई, इसके क्या प्रभाव रहे हैं, इसके क्या फ़ायदे रहे, सकारात्मक क्या प्रभाव रहे, नकारात्मक क्या प्रभाव रहे हैं, कौन कौन से क्षेत्र थे इसके फैक्टर कौन से थे, घटक कौन से थे, इन तमाम से बिंदुओं के बारे में अपन ने चर्चा की है। कुछ एक जो हरित क्रांति के सामाजिक और पारिस्थितिकी प्रभाव है उसके बारे में अपन अध्ययन करें तो सामाजिक प्रभाव भी पड़े हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आर्थिक प्रभाव पड़े हैं जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक पड़े हैं, साथ ही साथ सामाजिक और पारिस्थितिकी प्रभाव भी पड़े हैं। तो सामाजिक जो प्रभाव पड़े हैं उसमें सबसे मुख्य जो प्रभाव है वो है सकारात्मक प्रभाव में देखें तो आय में वृद्धि के साथ जीवन स्तर में भी वृद्धि हुई है। यानी हरित क्रांति के बाद में भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कुछ एक अन्य राज्यों में भी इसका अनुसरण हुआ। इसमें खाद्यान्न का बड़ी मात्रा में उत्पादन हुआ, अन्य फसलों का भी बड़ी मात्रा में उत्पादन हुआ, प्रति हेक्टर उत्पादन में वृद्धि हुई। इससे किसानों के आय में वृद्धि हुई और ग्रामीण स्तर पर जो खेतीहर किसान थे उनके जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है। दूसरा सकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवाओं का भी प्रसार हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का, स्वास्थ्य का और संचार जैसी सेवाओं का अभाव था, तो किसानों में जब आय में वृद्धि हुई है, उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है, तो उससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार जैसी सेवाओं का भी प्रसार हुआ है, विकास हुआ है। प्रगतिशील समाज का विकास हुआ है। प्रगतिशील समाज का भी विकास हुआ है कि प्राचीन समय जो रूढ़िवादी विचारधाराएं थी, जो परंपरागत सामाजिक विचारधाराएं थी, उनको छोड़कर एक समाज है वो आधुनिक जीवन शैली को अपनाया गया। आधुनिक जीवन शैली का उस पर प्रभाव पड़ा। इससे पूरे समाज के अंदर एक प्रगतिशील विकास हुआ है, जिसमें सांस्कृतिक दृष्टि से या पारिवारिक दृष्टि से या शिक्षा, महिला शिक्षा, सभी दृष्टि से समाज में यानी विकास हुआ है, प्रगतिशील विकास हुआ है। पश्चिमी जो विचारधाराएं थी उसका प्रभाव पड़ा है, आधुनिक जीवन शैली का विकास हुआ है। ये सामाजिक विकास हुए हैं, लेकिन कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं। सामाजिक के साथ साथ सामाजिक के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं। ये वो प्रभाव है कि हरित क्रांति के बाद में बड़े और धनी किसान हुए हैं, यानी जिनके पास में बड़े जोत आकार थे, खेतों का आकार बड़ा था, उनकी आय बढ़ी तो वह किसान बड़े और धनी किसान हो गए। और जो छोटे किसान थे, जो सीमांत किसान थे, जो भूमिहीन थे, कृषक मजदूर थे, उनकी आय में कम बढ़ोतरी हुई। जबकि बड़े जो किसान थे जिनके पास में यानी भूमि अधिक थी तो उनकी आय में वृद्धि अधिक हुई है। अर्थात यूँ कहें कि पूंजी और निधनों के बीच का जो अंतर है वो ज़्यादा बढ़ गया है हरित क्रांति के बाद में। दूसरा नकारात्मक प्रभाव ये पड़ा है कि कृषि में नई मशीनों का प्रयोग, कृषि के अंदर जैसे हरित क्रांति आई, विस्तृत कृषि की जाने लगी, बड़े लेवल तक इसका उत्पादन होने लगा, तो ज़्यादातर कृषि है वो यानी कृषि यंत्रों से की जाने लगी और विभिन्न कृषि यंत्रों का प्रयोग होने लगा। इससे क्या हुआ कि जो परंपरागत कृषि औजार थे, जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लघु और कुटीर उद्योग के माध्यम से परंपरागत कृषि औजारों का निर्माण हुआ करता था, उन उद्योगों का बिल्कुल ह्रास हो गया और जो ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत कृषि औजारों का निर्माण करने वाले थे, परिवार थे, उनका रोजगार छीन गया। बड़े बड़े कृषि यंत्र आ गए और उन कृषि यंत्रों से
यानी जो मज़दूरों की आवश्यकता थी वो भी कम हो गई। तो इससे क्या हुआ कि एक तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषक मजदूरी थी वो कम हो गई, बेरोज़गारी उसमें ज़्यादा बढ़ गई। अधिकांश कार्य कृषि यंत्रों के माध्यम से कम समय में अधिक होने लगा, तो किसान उसका उपयोग ज़्यादा करने लगे। तो इससे जो परंपरागत कृषि से संबंधित उद्योग थे, लघु और कुटीर उद्योग, उनका ह्रास हो गया है। ये यानी कि इस हरित क्रांति के नेगेटिव पॉइंट में माना जाता है। और हरित क्रांति के पारिस्थितिकी प्रभाव की दृष्टि से देखें तो पारिस्थितिकी प्रभाव है वो खूब बड़ा है। पारिस्थितिकी प्रभाव की दृष्टि से ज़्यादातर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, यानी पारिस्थितिकी प्रभाव में नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। नकारात्मक प्रभाव में क्या हुआ है कि ज़्यादातर कीटनाशकों का उपयोग होने लगा, रासायनिक उर्वरक है। हरित क्रांति के बाद में खेतों में ज़्यादातर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग, इन दोनों के प्रयोग से पर्यावरण है वो बहुत प्रदूषित हो गया। और इससे ज़्यादातर यानी कि पर्यावरण की दृष्टि से ज़्यादा नुकसान हुआ है। फसलों के अंदर कीटनाशकों का प्रयोग होने की वजह से उसमें जो रोग प्रतिरोध क्षमता थी वो ख़त्म हो गई है। और जो प्राचीन यानी कि जो किस्में थी उसमें रोग प्रतिरोध क्षमता अधिक हुआ करती थी, लेकिन नवीन जो किस्में आई, उत्पादन हुआ, उनसे धान की फसल के अंदर और गेहूं की फसल के अंदर रोग प्रतिरोध क्षमता कम हो गई है। ज़्यादातर रासायनिक और कीटनाशकों के प्रयोग की वजह से पर्यावरण की दृष्टि से भी प्रदूषण हुआ, मानव स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा यानी ज़्यादा गहन सिंचाई होने से भूमि है वो क्षारीय और लवणीय अधिक होने लगी है। क्षारीय और लवणीय भूमि अधिक होने लगी है। तो पारिस्थितिकी की दृष्टि से देखें तो पर्यावरण प्रदूषित हुआ, जल भी प्रदूषित हुए हैं, जल का भी प्रदूषण हुआ है। भूमि है वो ज़्यादातर क्षारीय और लवणीय होने लगी है। इसके साथ साथ ऐसी फसलों का विकास हुआ जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल कम देखी गई है। और उत्पादन तो बढ़ गया है, लेकिन इसका मानव स्वास्थ्य पर भी यानी प्रभाव पड़ा है, क्योंकि जैविक कृषि बहुत कम हो गई है। अधिक से अधिक उत्पादन करने की एक होड़ लग गई है। तो ये थी हरित क्रांति की सामाजिक और यानी पारिस्थितिकी प्रभाव। अब आज का टॉपिक है भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय जो परियोजना है, ये जो शब्द है बहुउद्देशीय, ये बहुउद्देशीय जो परियोजना है, इसका मतलब क्या हुआ है कि ऐसी परियोजना जिससे एक से अधिक उद्देश्य है। एक से अधिक उद्देश्य का मतलब क्या है कि केवल सिंचाई करना ही उद्देश्य नहीं है। उसका उद्देश्य सिंचाई के साथ साथ पेयजल की व्यवस्था करना, इसके साथ साथ जल विद्युत का उत्पादन और वनारोपण यानी वनोरोपण या वृक्षारोपण करना, वनों का विस्तार करना। तो इसके कई उद्देश्य रखे गए। साथ ही साथ पर्यावरण की दृष्टि से भी वनों का विस्तार करना, पर्यावरण में संतुलन बनाए रखना आदि कई प्रकार के उद्देश्य हैं, जिससे केवल यानी कि नदी घाटी परियोजना में सिंचाई ही उद्देश्य नहीं है। पेयजल, जल विद्युत, वनों का विस्तार करना है, ऐसे बहुत सारे उद्देश्य हैं। पर्यावरण में संतुलन बनाए रखना है।
तो भारत में इस बहुउद्देशीय परियोजना के लिए अनेक उद्देश्य रखे गए थे और इस बहुउद्देशीय परियोजना को जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के विकास का मंदिर की संज्ञा दी है। और भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी जो दामोदर नदी घाटी परियोजना थी। दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है, ये परियोजना यानी बिहार, जिसको वर्तमान में यानी झारखंड है, झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है और ये भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहलाती है। इस परियोजना का मॉडल है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी नदी योजना पर आधारित है और ये एक ऐसी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जिसमें जल विद्युत से अधिक यानी ताप विद्युत का उत्पादन होता है और यहाँ पे बोकारो, दुर्गापुरा और चंद्रपुरा में ताप विद्युत केंद्र भी स्थापित है। तो ये जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, दामोदर नदी घाटी परियोजना एक ऐसी परियोजना है जो अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी पर, अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी पर आधारित है। टेनेसी नदी घाटी पर आधारित भारत की पहली परियोजना है। TVC अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी पर आधारित भारत की प्रथम बहुउद्देशीय जो परियोजना है जो DVC दामोदर नदी घाटी परियोजना है और ये झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना पर दामोदर नदी है जो पश्चिम बंगाल की शौक कहलाती थी। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल की शौक कहलाती है, यानी दामोदर नदी है वो हुगली की सहायक नदी है और इस नदी के द्वारा पश्चिम बंगाल के अंदर ज़्यादा यानी बाढ़ से तबाही मचाती है और बाढ़ को रोकने के लिए, बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए इस दामोदर नदी घाटी परियोजना का यानी विकास किया गया है। पश्चिम बंगाल के अंदर जो हर वर्ष दामोदर नदी के द्वारा बाढ़ से जितनी हानि होती थी, तबाही मचाती थी, उनकी बाढ़ के पानी को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी आधारित भारत की पहली बहुउद्देशीय जो परियोजना बनी है वो दामोदर नदी घाटी परियोजना बनी है और ये 1948 के अंदर निर्मित हुई थी। 1948 में इसका विकास हुआ है। तो बाढ़ नियंत्रण करने के उद्देश्य से इसका जो प्रमुख उद्देश्य रखा गया था वो बाढ़ नियंत्रण करना, बाढ़ के पानी को नियंत्रित करना है ताकि पश्चिमी बंगाल के अंदर यानी कि इसकी बाढ़ के पानी की तबाही को बचाया जा सके। साथ ही साथ ये ऐसी परियोजना है जो जल विद्युत के साथ साथ ताप विद्युत गृह भी स्थापित है, ताप विद्युत केंद्र भी इसमें स्थापित है जिसमें दुर्गापुरा ताप विद्युत गृह है, दुर्गापुरा, चंद्रपुरा और बोकारो, ये यहाँ इस नदी घाटी के अंदर 3 तापीय विद्युत गृह बनाए गए हैं। इसके अलावा इस नदी की जो सहायक नदियाँ हैं जैसे बराकार नदी है, बोकारो नदी है, तो बराकार नदी और बोकारो नदी जो दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, इन नदियों पर भी विभिन्न बांध बनाए गए हैं और टोटल यानी कि 8 बांध बनाए गए हैं। ये जो नदी है मुख्य रूप से ये दामोदर नदी है और इसकी एक सहायक नदी है, ये बराकार नदी पर यहाँ पे एक तिलैया बांध बनाया गया है। ये जो नदी है तिलैया बांध बराकार नदी पर बनाया गया है। इसके अलावा बराकार की सहायक नदी है इस और बराकार की संयुक्त यानी कि स्थल पर बहाल पहाड़ी क्षेत्र में बहाल पहाड़ी बांध बनाया गया है। इसके अलावा जहां बराकार नदी दामोदर में गिरती है वहां पर मेंधन बांध बनाया गया है, और
दामोदर की अन्य जो सहायक नदी है जैसे बोकारो पर बोकारो बांध बनाया गया है। कोनार नदी है, ये जो कोनार नदी है, कोनार नदी पर कोनार बांध बनाया गया है। इसके साथ ही दामोदर जो नदी है इस पर अय्यर बांध बनाया गया, अय्यर बांध और दामोदर नदी पर यानी कि बेरेमो बांध का भी निर्माण किया गया है। इसके अलावा जहाँ बराकार नदी और दामोदर नदी इस मिलन स्थल है वहाँ पर पंचेत बांध बनाया गया है, पंचेत बांध। तो इसमें टोटल मिलाकर के 8 बांध बनाए गए हैं, जिसमें तिलैया बांध है, बालपाड़ी बांध है, मेंढन बांध है, पंचेत बांध, बेरेमो बांध, अय्यर बांध, बोकारो और कोनार बांध। इस प्रकार इस जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है वो इस दामोदर नदी और इसकी सहायक नदियों पर कुल 8 बांध बनाए गए हैं और जिससे जल विद्युत का उत्पादन होता है, जल विद्युत का उत्पादन होता है। इस बांधों की वजह से उत्पादन भी होता है। साथ ही साथ यहाँ इस बांध से पेयजल के लिए भी इसका उपयोग होता है, क्योंकि दामोदर नदी है वो ज़्यादातर झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में बहती है और फिर हुगली में मिल जाती है। तो झारखंड के अंदर इंडस्ट्रीज जो क्षेत्र है, लो इस्पात संयंत्र है, लो इस्पात उद्योग है, लो इस्पात उद्योगों व पश्चिम बंगाल के कोलकाता जो शहर है, कोलकाता जो शहर है इसके आसपास जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं उन औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर पेयजल की सुविधा, जल विद्युत की सुविधा भी उपलब्ध करवाती है। साथ ही साथ इसके अंदर जो तापीय विद्युत ग्रह है, ये तापीय विद्युत ग्रह दुर्गापुरा जो कोयला उत्पादन क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का, बोकारो कोयला उत्पादन क्षेत्र झारखंड का है, चंद्रपुर ये जो पश्चिम बंगाल का है, इन क्षेत्रों पर तापीय विद्युत ग्रह भी लगाए गए हैं। तो दामोदर नदी घाटी पर जल विद्युत के माध्यम से और तापीय विद्युत केंद्रों के माध्यम से विद्युत का उत्पादन होता है और ये जो पावर है ये पूरी यानी पावर इस पश्चिम बंगाल और झारखंड के औद्योगिक क्षेत्रों में सप्लाई होती है। कोलकाता जो महानगर है उसमें सप्लाई होती है, साथ ही साथ पेयजल में भी सप्लाई होती है और इन क्षेत्रों में सिंचाई के माध्यम से सिंचाई के माध्यम से कृषि का भी विकास हुआ है। लेकिन दामोदर नदी घाटी परियोजना का ज़्यादातर जो फ़ायदा हुआ है वो जल विद्युत उत्पादन में, इसके अलावा पेयजल और विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र है उनमें जल की उपलब्धता की दृष्टि से इसका विकास किया गया है। तो भारत की पहली बहुउद्देशीय जो परियोजना है जो अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी पर आधारित है और इसका मुख्य उद्देश्य था वो पश्चिम बंगाल के अंदर बाढ़ के पानी को नियंत्रित करना था, क्योंकि बाढ़ की वजह से ये नदी है वो ज़्यादातर पश्चिम बंगाल के अंदर तबाही मचाती थी और उनके बाढ़ के पानी को नियंत्रित करने, जल विद्युत का उत्पादन करने तथा विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में जल विद्युत के साथ साथ पेयजल और अन्य जल की उपलब्ध कराने की दृष्टि से इस नदी घाटी परियोजना का विकास किया गया था और इसके माध्यम से पश्चिम बंगाल और झारखंड के अंदर जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पर जल की उपलब्धता करवाई जा रही है। तो ये एक भारत की एकीकृत नदी घाटी है और इस एकीकृत नदी घाटी विकास परियोजना में कुछ इनके उद्देश्य जो रखे गए थे, जिसमें मुख्य बाढ़ नियंत्रण है, इसके अलावा सिंचाई, जलापूर्ति, अफवाह क्षेत्र को नियंत्रित करना, जल विद्युत का उत्पादन, नौहो परिवहन, वनों का विस्तार करना या वनारोपण, मृदा संरक्षण, कृषि का विकास, औद्योगिकरण, पर्यटन आदि इनके प्रमुख उद्देश्य रखे गए थे। इस परियोजना का जो कार्य है वो 2 चरणों के अंदर पूरा हुआ है, यानी दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है इसका कार्य 2 चरणों में पूरा हुआ है।
जिसके अंदर प्रथम चरण के अंतर्गत कुल 204 मेगावाट क्षमता वाले जल विद्युत शक्ति गृह सहित तिलैया, कोनार, मैनथान और पंचेत हिल बांध का निर्माण किया गया और कुल 9,57,000 किलोवाट क्षमता से युक्त बोकारो, दुर्गापुरा और चंद्रपुरा नामक ताप विद्युत केंद्रों का निर्माण भी किया गया। इसके साथ ही 1280 किमी लंबी विद्युत ग्रिड का निर्माण किया गया। लगभग 2500 किमी लंबी सिंचाई व नौ परिवहन नहर का निर्माण किया गया। ये कार्य सारे प्रथम चरण के अंतर्गत पूर्ण हुए हैं। द्वितीय चरण के अंतर्गत जल विद्युत शक्ति गृहों सहित बहालपाड़ी बांध, बोकारो, अयर और बैरमो इन 4 बांधों का निर्माण किया गया और इनके मध्य संप्रेषण लाइन के विस्तार का भी कार्य किया गया। इसके साथ ही साथ इस परियोजना में वनारोपण, मृदा संरक्षण, मलेरिया उन्मूलन, मत्स्य पालन जैसी पूरक कार्यों को भी शामिल किया गया है। तो ये जो नदी घाटी जो परियोजना है इसमें टोटल 8 बांध बने हुए हैं, 3 तापीय विद्युत केंद्र भी बने हुए हैं और जिनका कार्य 2 चरणों के अंदर पूर्ण हुआ है। इसके साथ साथ इनमें सिंचाई, जलापूर्ति, जल विद्युत, वनों का विस्तार करना, पर्यावरण की दृष्टि से भी यानी कि महत्वपूर्ण कार्य करना, मृदा संरक्षण है, कृषि विकास, औद्योगिक, पर्यटन की दृष्टि से विकास करना, ये भी इनके मुख्य उद्देश्यों के अंदर शामिल थे।